हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। जब हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं तो लगातार तो बोलते नहीं हैं, बीच-बीच में कहीं पर सांस लेते हैं, रुकते हैं, थोड़ा ठहराव होता है। तो लेखन में इसी ठहराव वाले स्थान पर हम लोग कुछ चिन्ह लगा देते हैं। इन्हीं चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग 18 विराम चिन्हों का प्रयोग करना सीखेंगे। विराम चिन्ह के प्रकार। पहला प्रकार है पूर्ण विराम। कहाँ लगता है पूर्ण विराम? जहां पर कोई वाक्य पूरी तरीके से अपना अर्थ स्पष्ट कर देता है, अर्थात वाक्य में जो विचार होता है, जब वह स्पष्ट हो जाता है, वाक्य पूर्ण अर्थ प्रकट कर देता है, तब उस वाक्य की समाप्ति पे यह विराम चिन्ह एक खड़ी पाई लगा दिया जाता है। जैसे गीता खाना खाती है, यहाँ पूर्ण विचार व्यक्ति हो गया और वाक्य के अंत में हमने पूर्ण विराम लगा दिया। अब पढ़ेंगे हम लोग अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? जहां पर दो वाक्य हो और वो पूरा पूरा अर्थ दे रहे हो। गीता पहले खाएगी फिर खेलने जाएगी। पहला वाक्य पूर्ण अर्थ दे रहा है, फिर खेलने जाएगी, यह भी पूरा पूरा अर्थ दे रहा है। तो जब दो पूरे पूरे अर्थ प्रकट करने वाले वाक्य जुड़े हों तो वहां पर हम अर्धविराम लगाते हैं। उनको जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही एक के बाद दूसरी क्रिया होने में कुछ समय भी लग रहा है, यानी कि पूर्ण विराम में जितना समय लगेगा उसका आधा अर्धविराम में लगता है। तो ऐसी जगह पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं जहां पर दो पूरे पूरे अर्थ वाले वाक्य हो और एक के बाद दूसरी क्रिया होने में थोड़ा समय लगता हो, यानी कि थोड़ा समय लगे क्रिया होने में और पूरे अर्थ हो। तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने में अर्धविराम लगा दिया जाता है और दोनों वाक्य मिलकर जब पूरा अर्थ बना लेते हैं तो लास्ट में पूर्ण विराम लगेगा। दूसरा उदाहरण, भीड़ गुस्से में थी, यह पूरा अर्थ प्रकट करने वाला वाक्य है। वह चौराहे पर एकत्रित होने लगी, यह भी पूरा अर्थ प्रकट करने वाला वाक्य है। तो दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं, दोनों पूर्ण रूप से अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं अकेले अकेले, और एक के बाद एक क्रिया होने में थोड़ा समय भी लग रहा है। भीड़ गुस्से में थी, वो धीरे धीरे करके चौराहे पर एकत्र होने लगेगी, तो इसमें और दूसरे एकत्र होने में थोड़ा समय लगेगा और दोनों पूरे पूरे अर्थ भी देते हैं, अतः यहाँ पर अर्धविराम लगेगा। सूर्योदय हुआ, आसमान में अंधेरा छटने लगा। सूर्योदय होते ही चुटकी बजाते आसमान से अंधेरा नहीं हटेगा। सूर्योदय हुआ पूरा अर्थ देने वाला एक वाक्य है। आसमान से अंधेरा छटने लगा, यह भी पूरा अर्थ स्पष्ट करता है और एक के बाद जो एक क्रिया होगी उसमें थोड़ा सा समय भी लगेगा। धीरे धीरे आसमान से अंधेरा छटेगा, तो थोड़ा समय भी लग रहा है और दोनों पूरे पूरे अलग अलग अर्थ भी देते हैं, अतः यहाँ अर्धविराम लगेगा। सूरज ढल गया, पक्षी अपने घोंसले की ओर लौटने लगे। सूरज ढल गया पूर्ण अर्थ दे रहा है और पक्षी अपने घोंसले की ओर लौटने लगे, यह भी पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है। सूरज ढलने और पक्षियों का घोंसले में लौटना थोड़ा तो समय लेगा, अतः यहाँ अर्धविराम लगेगा। अल्प विराम की बात करेंगे अब। अल्प विराम, जहां पर बहुत हल्का, बहुत थोड़ा कम देर के लिए ठहराव हुआ, बहुत हल्की देर के लिए, बहुत कम देर के हल्का ठहराव। जहाँ हल्का ठहराव होता है, बहुत कम देर के लिए रुके, वहां अल्प विराम लगता है। पहला, यह कब लगता है? किसी को पुकारे, जब हम किसी को बुला रहे होते हैं, संबोधित कर रहे होते हैं किसी का नाम लेके, जैसे कि गीता इधर आना, या गीता को बुलाया है तो जिसको संबोधित किया है उसके बाद हम अल्प विराम लगाते हैं। अगर इसी वाक्य को उलट के कह दें, यानी कि पहले हम कह दें इधर आना और जिसको बुलाया उसका नाम बाद में बोल दें गीता, ऐसे भी वाक्य हो सकता है, तब नाम से पहले लगेगा। यानी कि अगर नाम पहले आया है तो नाम के बाद कॉमा और नाम बाद में लिया है तो नाम से पहले अल्प विराम लग जाता है। दूसरा इसका कब प्रयोग हो सकता है? एक ही श्रेणी के पदों को अलग करने के लिए। यह तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर अल्प विराम में एग्जाम्पल्स में पूछा जाता है। एक ही श्रेणी, जैसे एक जैसी बातें हैं, उन पदों को अलग करने के लिए। मैंने बाजार से सेब, संतरा और केला खरीदा। यहाँ पे कौन सी श्रेणी है? एक ही श्रेणी, मतलब फल की श्रेणी आ गई। सेब, संतरा, केला ये सब क्या हो गए? फल की श्रेणी हो गई। तो एक ही श्रेणी के जब शब्द हों तो उन्हें हम अलग अलग करते हैं और यहाँ पर अल्पविराम लगाते हैं।
रोहन, दीपक, राहुल और बंटी मेला देखने लगे। रोहन, दीपक, राहुल, ये तीनों में हमने अल्पविराम लगाया। लास्ट में जो होता है उससे पहले और लगाते हैं, वहाँ कॉमा नहीं लगाते हैं, वहाँ पे अल्पविराम नहीं लगाता है। जब और लग जाता है तब अल्पविराम नहीं लगाना है, लेकिन उससे पहले एक ही श्रेणी के जो पद हैं सभी की सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इनकी श्रेणी हम ऐसे समझ सकते हैं। और सभी की सभी क्या है, लड़के हैं, एक श्रेणी ये भी समझ सकते हैं। अतः एक ही श्रेणी को अलग करने के लिए कॉमा लगाना है या अल्पविराम लगाते हैं। उपवाक्यों को अलग करने में तीसरी स्थिति में देखिए, जब उपवाक्य आ जाए, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम अवश्य सफल होगे। ठीक है, यदि तुम मेहनत करोगे, ये कौन सा वाक्य है? यदि, अगर, क्योंकि, जब, तब, ये सब मिश्र वाक्यों की पहचान है। तो आप लोग संक्षेप में ये समझ लीजिए कि जहां मिश्र वाक्य मिल जाए 100% दो उपवाक्यों के बीच में सिर्फ और सिर्फ कॉमा लगता है। बड़ा आसान हो गया। और यदि से शुरू है, अगर से शुरू है, क्योंकि से शुरू है, ठीक है, तो ऐसे जब भी कोई कंडीशनल सेंटेंस मिल जाए, आप उसमें तुरंत दोनों उपवाक्यों के बीच में अल्पविराम लगा दीजिए। क्योंकि वह बीमार है, क्योंकि से शुरू है, यानी है कि मिश्र वाक्य है, इसमें हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। हाँ या नहीं, कभी कभी हम लोग, किसी ने प्रश्न पूछा हाँ या नहीं में जवाब देते हैं, तो हाँ या नहीं शब्द के बाद भी हमें अल्पविराम लगाना है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे इंग्लिश में होता है वैसे हिंदी में भी होता है। किसी की बात को जो का त्यों कह देना, वो प्रत्यक्ष हो गया। राम ने कहा मैं कल प्रदर्शनी देखने जाऊंगा। राम ने कहा कि मैं कल प्रदर्शनी देखने जाऊंगा। तो राम ने जो कहा है एज इट इज, उसकी बात को जस का तस लिखा गया है। अतः इसमें दोहरा उद्धरण लगा दिया। ये तो एक दूसरा चिन्ह है। राम ने कहा, जो कहा है उसमें और जिसने कहा है उसमें, दोनों के बीच में ये अल्पविराम का चिन्ह लगेगा। तो अल्पविराम के द्वारा हम क्या करते हैं, वाक्य में अलग अलग कर देते हैं। जिसने कहा और जो कहा, उनके बीच में हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें गोदान प्रेमचंद द्वारा रचित एक कालजयी उपन्यास है। इसमें आप लोग देखिए कि प्रेमचंद द्वारा रचित, इसको दो अल्पविराम के बीच में रखा गया। यानी कि अल्पविराम कहाँ लगा सकते हैं, यदि किसी के बारे में अतिरिक्त सूचना दे रहे हैं या किसी की पहचान बता रहे हैं या कुछ विशेषता है उसकी, तो हम उसे दो अल्पविराम के बीच में रख सकते हैं। यह वाक्य का मुख्य हिस्सा कहलाता है। अब हम इसे थोड़ा सा विराम देकर इसको पढ़ेंगे। गोदान प्रेमचंद द्वारा रचित एक कालजयी उपन्यास है। यह वाक्य का मुख्य हिस्सा माना जाता है और यह एक सूचना, अतिरिक्त सूचना दे रहा है। यदि किसी को ना पता हो तो वो जान ले कि गोदान प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो जब सूचना दे रहे हो इस तरीके से और उसे वाक्य का मुख्य हिस्सा रखना हो, हम दो अल्पविराम के बीच में उस आवश्यक जानकारी को रख देते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब पूछा जाए, जब कोई क्या प्रश्न पूछा जाए, प्रश्नवाचक शब्द भी लगा हो, यानी जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन या प्रश्नवाचक शब्द भी हो, प्रश्न भी पूछ रहे हैं, भाव है कि प्रश्न पूछा गया और उसमें शब्द भी लगा है, प्रश्नवाचक शब्द, और उससे हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक आंसर भी मिल जाए, जिसका कोई संभावित उत्तर भी मिल जाए, तब ही क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। क्या तुम पिकनिक पर जाओगे, इसमें प्रश्नवाचक शब्द भी लगा है और इसमें भाव प्रश्न पूछने का है और इसको पूछने पर एक संभावित उत्तर मिल सकता है। क्या तुम पिकनिक पर जाओगे, तो एक उत्तर आ सकता है हाँ मैं पिकनिक पर चलूंगा। तो जब हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नवाचक शब्द भी हो, प्रश्न का भाव भी हो और उससे एक उत्तर अपेक्षित हो, तब प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। आप कहाँ रहते हैं, यानी इसमें सीधा सीधा प्रश्न किया जाता है, प्रश्नवाचक शब्द भी है और इसका एक उत्तर अपेक्षित है। आप कहाँ रहते हैं, तो उत्तर आ सकता है कि मैं फलानी जगह रहता हूँ। अतः यहाँ पर सीधा प्रश्न है, इसका एक उत्तर अपेक्षित है, तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रश्नवाचक शब्द हो परंतु कोई भाव नहीं है प्रश्न पूछने का, तब प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा। यानी कि मुझे पता है कि वह अब क्या बोलेगा। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द आया है लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है, चिन्ह नहीं लगा, जबकि शब्द आया हुआ है। तो क्या करें, यहाँ कोई प्रश्न पूछा ही नहीं जा रहा है,
मुझे पता है कि वह अब क्या बोलेगा, यहाँ जानकारी दी जा रही है, यहाँ प्रश्न पूछने का भाव ही नहीं है, वे स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। अतः शब्द देखकर केवल नहीं सोचना कि प्रश्नवाचक शब्द है तो चिन्ह लगा दे, प्रश्न का भाव भी होना चाहिए। यहाँ स्वयं ही जानकारी है, प्रश्न है ही नहीं तो नहीं लगाना है। दूसरा उदाहरण, उफ आज कितनी गर्मी है। यहाँ पर ये स्वयं जानकारी दे रहे, बता रहे हैं, गर्मी की डिग्री एक्सटेंट बता रहे हैं, किस हद की गर्मी है, यानी बहुत गर्मी है। यहाँ कुछ वो पूछ नहीं रहे हैं, स्वयं ही जानकारी दे रहे हैं, अतः प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा, भले यहाँ शब्द है। पांचवा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जब हम कोई भाव व्यक्त करें, चाहे सुख का, दुख का, आश्चर्य का, घृणा का, तब हम उस शब्द के बाद ये वाला चिन्ह लगा देते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह। या किसी को संबोधित कर रहे हैं, अरे यह कितना सुंदर फूल है, या आश्चर्य से हम एक भाव प्रकट कर रहे हैं, किसी फूल को देखा वो बहुत सुंदर, अरे यह कितना सुंदर फूल है। तो यह भाव जब कोई सडन फीलिंग व्यक्त करते हैं तब हम ये चिन्ह लगा देते हैं। इसके साथ किसी को संबोधित करते समय भी हम ये चिन्ह लगाते हैं। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जो होता है ये लंबा डैश होता है, ठीक है, थोड़ा लंबा होगा ये इतना, इसको कहते हैं निर्देशक चिन्ह। ये कब लगाते हैं? यदि किसी ने कोई बात कही है तो उसी बात को आगे उद्धृत करने के लिए, हम उसकी बात को ही बताने के लिए निर्देशक चिन्ह लगा देते हैं, या किसी संदर्भ को स्पष्ट कर रहे हैं, उसी के बारे में आगे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो हम निर्देशक चिन्ह लगा देते हैं। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने क्या कहा था? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो किसी की बात को ही आगे हम उद्धृत कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? बीच में निर्देशक चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, इनने क्या कहा था? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इनके और इनके बीच में, व्यक्ति और उसके कथन के बीच में हम निर्देशक चिन्ह लगा देते हैं। संवाद या डायलॉग राइटिंग करते समय, राम ने क्या कहा? मोहन तुम मेरे साथ स्कूल चलोगे? तो यहां पर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। हाँ, मोहन तुम मेरे साथ स्कूल चलोगे, तो राम का डायलॉग है, राम का संवाद है, ये राम मोहन से कह रहा है, तो राम के बाद क्या लगा देंगे? संवाद, ये निर्देशक चिन्ह लगा देंगे। यानी जब संवाद लिखें, डायलॉग राइटिंग करेंगे, तो जिसने डायलॉग बोला है उसके बाद निर्देशक चिन्ह लगाना है। मोहन का डायलॉग आया, हाँ मैं चलूंगा, मोहन के डायलॉग के बाद फिर से निर्देशक चिन्ह लगा दिया। अब बच्चों यहाँ एक चीज और सीखने को मिल रही है कि यहाँ कोई तुम मेरे साथ चलोगे, यहाँ पर कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, लेकिन ना होने के, प्रश्नवाचक शब्द ना होने के बावजूद इसमें भाव तो प्रश्न पूछने का है, तो ऐसी जगह पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। यहाँ पर भाव प्रश्न पूछने का है और इससे एक उत्तर भी अपेक्षित है। हाँ मैं चलूंगा, जवाब आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसे शब्दों पे भी हम प्रश्नवाचक, वाक्यों में भी हम ऐसे वाक्यों में भी लगा सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। अब और कहाँ हम लगा सकते हैं? जैसे, जब हम कोई उदाहरण देते हैं या जैसे लिख देते हैं तो इसके बाद भी निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। पुस्तक और उसको लिखने वाले लेखक के बीच में भी निर्देशक चिन्ह लगेगा। कोई पुस्तक है, जैसे कि मान लीजिए गोदान एक ग्रंथ है, पुस्तक है, उपन्यास है, तो इसको किसने लिखा? प्रेमचंद ने लिखा, तो पुस्तक और लेखक के बीच में भी निर्देशक चिन्ह लग जाता है। योजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह बच्चों लंबा होता है और इससे इसका आधा कर दें तो यह बन जाता है योजक चिन्ह। ये हो गया योजक चिन्ह। योजक चिन्ह युग्म शब्द में लगते हैं। आप लोगों ने जब समास पढ़ा होगा तो देखा होगा माता पिता, रात दिन, हार जीत, भाई बहन, उतार चढ़ाव, ये जो शब्द हैं, दाल रोटी, इन सब में समस्त पद हैं ये, इसके बीच में क्या लगा? योजक चिन्ह लगा है। तो आपको तो पता है कि योजक चिन्ह कहाँ लगता है? युग्म शब्द जो जोड़ों में आते हैं। अब जोड़े में आने वाले शब्द कैसे कैसे होते हैं? जब समान शब्द आए, साफ साफ, धीरे धीरे, इनके बीच में लगेगा अपना अपना, ठीक है। जब समस्त पद हैं ये, तब भी लगेगा। जब कोई ऐसा युग्म शब्द हो जिसमें आगे वाला तो अर्थपूर्ण है, पीछे वाला कोई अर्थ नहीं रखता, भीड़ भाड़, चाय शाय या चाय वाय, पानी वानी, तो पहला वाला हमारा अर्थपूर्ण है, चाय भीड़ पानी, और पीछे वाले कोई अर्थ नहीं रखते, ऐसे भी युग्म होते हैं। जो हम लोग बोलते हैं चाय शाय पी ले, तो ये युग्म शब्द होते हैं।
और ये दो इस तरीके से हो सकते हैं, पूरक भी हो सकते हैं, अपोजिट वाले भी हो सकते हैं, पहला अर्थपूर्ण, पीछे का निरर्थक भी हो सकता है, एक ही जैसे दो पुनरुक्त शब्द भी हो सकते हैं, या श्रुति सम भिन्नार्थक दीन दीन, अनिल अनल, इनके बीच में भी लग जाता है। या ऐसे हो जाए कि दोनों ही निरर्थक हैं, ऐरा गहरा, अंट शंट, ये भी हमारे योग में शब्द होते हैं। तो ऐसी सभी जगहों पर हमारे योजक चिन्ह लगते हैं। एकल उद्धरण, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगाते हैं? जब किसी को कोई उपाधि दी जाए, या किसी को कोई नाम समाज द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा किसी को कोई जो उसका नाम है उसके अतिरिक्त कोई और नाम से वो प्रसिद्ध हो जाए, यानी किसी का कुछ उपनाम हो जाए, किसी को कोई उपाधि दी जाए, शीर्षक या कोई ग्रंथ पुस्तक का नाम, या फिर किसी महत्वपूर्ण शब्द को बताने के लिए हम उसको क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में सिंगल में रख देते हैं, बीच में रखते हैं। अब देखिए उदाहरण में समझ लें, महात्मा गांधी को बापू भी कहा जाता है, यानी महात्मा गांधी जो थे उनको किस नाम से प्रचारित कर दिया गया, क्या नाम दिया गया, बापू। तो बापू उनका एक उपनाम हो गया। तो किसी को कुछ उपनाम देंगे उसे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एकल उद्धरण चिन्ह के अंदर रख देते हैं। दूसरा, किसी को कोई उपाधि दी जाए, इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि मिली हुई है, तो इनकी उपाधि राष्ट्रपिता की थी, उसे भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रख दिया गया। तो नाम दिया जाए या उपाधि दी जाए, या फिर कोई शीर्षक हो, मैंने कल हिमालय की गोद में कविता याद की, तो ये शीर्षक है, तो हमने शीर्षक है इसे तो इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में रखना है। हमें क्या करना है, किसी भी शीर्षक को इन्वर्टेड कॉमा में रखना है, इसको महत्वपूर्ण बनाने के लिए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, जब भी कोई पुस्तक या ग्रंथ का नाम आ जाए उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखना है। शीर्षक को, उपनाम को, किसी ग्रंथ या पुस्तक के नाम को, टाइटल को हमेशा हमें किस में रखना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। प्रेमचंद ने गोदान की रचना करी, तो गोदान क्या हो गया, एक उपन्यास का नाम हो गया, किसी किताब का नाम हो गया, शीर्षक हो गया, या उपन्यास का। तो आपको क्या करना है, किसी भी टाइटल को किस में रखना होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। अब दोहरा उद्धरण देख लेते हैं कहाँ लगता है। जब आप राम ने कहा सूर पूर्व में निकलता है, यानी कि ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष कथन हो गया। जब प्रत्यक्ष कथन होगा तो जो डायलॉग है क्या सूर पूर्व में निकलता है, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लगते हैं। यानी जब कोई कुछ कहता है तो प्रत्यक्ष उसको वैसा ही लिखना या बोलना, लिखते समय हम क्या करते हैं, उसके कथन को पूरा की पूरा डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं, ज्यों का त्यों वैसा ही लिख देते हैं। और जो कहा है, जिसने कहा, उनके बीच में अभी आपको बताया कि कॉमा लगता है, और जो डायलॉग था उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगता है। लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। जब शॉर्टकट में लिखना होता है, जैसे पंडित है तो हमने इसको ये लगा दिया लाघव चिन्ह, छोटा सा शून्य बना के लिख देते हैं। डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म, आगे का अक्षर लेके फिर उसमें लाघव चिन्ह लगा दिया। मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसको पूरा ना लिख करके इसको संक्षेप में लिख दिया MA। कृपया पृष्ठ उलटिए, इसका प्र और उ लेकर के लाघव चिन्ह के साथ शॉर्ट में लिख दिया। तो ये होते हैं लाघव चिन्ह, इन्हें हम संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। अब आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का साइन आप देख ही रहे हैं। विवरण चिन्ह कैसे होता है, ये और ऐसे करके लिख दिया विवरण चिन्ह। अब उदाहरण से समझ लें, साहित्य के दो रूप हैं, ये बात कही गई, और इसके आगे जो कहा गया है वो इसी को और आगे एक्सप्लेन कर रहा है, इसका ब्यौरा इसी के बारे में आगे और डिटेलिंग कर दी गई। साहित्य के दो रूप हैं, गद्य पद्य। तो जब किसी बात को कहें और आगे उसी के बारे में और ब्यौरा दे दें और जानकारी दे दें, तब हम विवरण दे रहे होते हैं, वहां पर हम विवरण चिन्ह लगा देते हैं। काल के तीन भेद हैं, ये बात यहाँ खत्म नहीं करी, हमने आगे और जानकारी को बढ़ाया है। क्या कहा, काल के तीन भेद होते हैं, इसका विवरण दे रहे हैं, कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो हम इसमें क्या करेंगे, विवरण चिन्ह लगा देते हैं। यानी किसी बात की आगे और जानकारी दे दी जाए, उसी का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए, तो ये विवरण देने के कारण विवरण चिन्ह हो गया। कोष्टक में क्या करते हैं, छोटा कोष्टक, ये कोष्टक चिन्ह में क्या करते हैं, कोष्टक चिन्ह जो होता है किसी शब्द का अर्थ बताना हो। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि 10 आनन
10 आनन है जिसके 10 आनन वाले। अब इस आनन शब्द के अर्थ को या कठिन शब्द के अर्थ को हमने कोष्टक में बंद कर दिया। यानी कि इसका एक प्रयोग क्या हो गया कि जब अर्थ बताना हो, किसी शब्द का अर्थ बताना हो तो हम कोष्टक का प्रयोग कर लेते हैं। विकल्प को बताने के लिए उदाहरण देखिए, ये रामचरितमानस के रचयिता हैं क विकल्प और ये हो गया ख विकल्प। तो जो विकल्प है ना उसको हमें कोष्ठक में रखना होता है, ये नियम है। रामचरितमानस के रचयिता है, पूछा जा रहा है कौन से हैं, 2 विकल्प हैं, तुलसीदास और वाल्मीकि। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, लेकिन ऑप्शन जो दिए गए हैं विकल्प में हमें कोष्टक चिन्ह लगा के लिखना होता है, क ख ये होता है। तो विकल्प को हम कोष्टक में लिखते हैं। किसी शब्द को अर्थ, किसी का अर्थ बताना हो, आनंद का अर्थ बताना था तो हमने कोष्टक में लिख दिया। और कहाँ लगाते हैं कोष्टक चिन्ह? जरूरी विवरण देना हो, केवल जानकारी है, ये बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। गोदान प्रेमचंद द्वारा रचित एक कालजयी उपन्यास है। यहाँ पर हमने इसको प्रेमचंद द्वारा रचित को कोष्टक में बंद कर दिया। कोष्टक में बंद करने का अर्थ यह है कि इस वाक्य को सिर्फ इतना ही पढ़ना है, गोदान एक कालजयी उपन्यास है। यह जो जानकारी थी यह वाक्य का मुख्य हिस्सा नहीं है, यह केवल जानकारी के लिए, स्पष्टीकरण के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए लिख दिया है कि कोई ना जानता हो तो जान ले कि गोदान प्रेमचंद द्वारा रचित है, लेकिन ये वाक्य का मुख्य हिस्सा नहीं है। इसका मतलब केवल स्पष्ट करना, थोड़ी जानकारी दे देना मात्र है। दूसरा देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना, वाक्य जो पूरा वाक्य है वो सिर्फ इतना है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ये वाक्य का अंश नहीं मानते हैं, इसको सिर्फ एक जानकारी के लिए अतिरिक्त सूचना के रूप में देखें कि अगर किसी को ना मालूम हो तो ये जान ले कि स्वामी दयानंद सरस्वती बचपन का नाम मूलशंकर। नहीं पता होगा अगर किसी को तो जानकारी मात्र है, तो इसलिए इसको हम कोष्टक में लिख देते हैं। तो अर्थ स्पष्ट करना हो, ऑप्शन की बात हो, जानकारी की बात हो, तब हम इसे कोष्टक में लिख देते हैं। सूरदास ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना करी। वाक्य इतना ही है, सूरदास ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना करी, लेकिन ब्रज भाषा के बारे में थोड़ा सा जानकारी के लिए लिख दिया पश्चिमी हिंदी की एक बोली। यह वाक्य में सिर्फ जानकारी देने का कार्य कर रहा है, मुख्य हिस्सा नहीं है। अच्छा, अब आप यहाँ समझ लें, पहले में गोदान प्रेमचंद द्वारा रचित एक कालजयी उपन्यास है, कोष्टक का मतलब जानकारी देना। अगर हम इसी को क्या करते, प्रेमचंद द्वारा रचित को हम ये कॉमा यहाँ पे लिख देते, प्रेमचंद द्वारा रचित, अब यह वाक्य का मुख्य हिस्सा बन जाता, जैसा कि हमने अल्पविराम में बताया था। अब यह वाक्य का मुख्य हिस्सा बन जाता अगर हम यहाँ पे कॉमा लगा देते प्रेमचंद द्वारा रचित में, और इसे हल्का विराम लेते, हल्के ठहराव के साथ पढ़ते, ठीक है, और ब्रैकेट में रख दिया, कोष्टक में रख दिया, मतलब जानकारी मात्र। हंस पद चिन्ह क्या होता है? त्रुटिपूरक चिन्ह, इसका दूसरा नाम है त्रुटिपूरक चिन्ह। जब लिखते समय कोई बात छूट जाती है, ठीक है, जब लिखते समय कोई बात छूट जाए, जैसे अब वह मुझसे नहीं करेगा, हमने रिवीजन किया और देखा अरे यहाँ कुछ छूट गया है, तो क्या करेंगे, ऐसा एक चिन्ह लगा देंगे, हंस पद चिन्ह, और इसके ऊपर वह शब्द लिख देंगे, जैसे कि अब वह मुझसे बात नहीं करेगा, तो बात शब्द छूट गया है, हमने ऊपर लिख दिया। तो एक आध शब्द छूट जाता है तो ये हंस पद चिन्ह लगा के कर लेते हैं, इसको त्रुटि को सुधार कर लेते हैं। आगे आइए, विस्मरण चिन्ह। जरूरी नहीं है कि आपका कोई एक शब्द छूटा हो, मान लीजिए कि आप कोई एक महत्वपूर्ण वाक्य लिखना ही छूट गया आपसे, तब आप क्या करेंगे, तब हम विस्मरण चिन्ह लगा लेंगे। ये इसका साइन होता है, ये होता है विस्मरण चिन्ह। विस्मरण चिन्ह तब लगाते हैं जब पूरा पूरा वाक्य छूट जाए। अब देखिए, ये इसको पढ़िए, आज हमारे विद्यालय में खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फिर लिख दिया, प्रतियोगिता के मध्य में 2 छात्रों के बीच विवाद बढ़ गया, अतः प्रधानाचार्य ने प्रतियोगिता बंद करवा दिया। तो इस पूरे वाक्यांश में हमने पूरे एक बात भूल गए, वो हमने नीचे लिख दी। यहाँ पर जो हमें लिखनी चाहिए थी वो बात हम भूल गए हैं, तो पूरी बात खत्म होने के बाद हमने विस्मरण चिन्ह लगा दिया और लिख दिया, यह प्रतियोगिता कक्षा 12 अ व ब वर्ग के छात्रों के बीच थी। ये सेंटेंस भूल गए तो क्या करें, ये कहाँ लिखना है,
जहाँ लिखना है वहाँ पर हम विस्मरण का चिन्ह लगा देंगे कि ये वाली जो हमने स्टार बात लास्ट में लिखी है वो इस जगह जुड़ जाए, यानी यहाँ हमने उसका चिन्ह दे दिया। तो अब पढ़ते समय कैसे पढ़ा जाएगा? आज हमारे विद्यालय में खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, विस्मरण का चिन्ह आ गया और यहाँ लाइन। यह प्रतियोगिता कक्षा 12 आ व बा वर्ग के छात्रों के बीच थी। फिर आगे पढ़ लेंगे। प्रतियोगिता के मध्य में दो छात्रों के बीच विवाद बढ़ गया, प्रधानाचार्य जी को ने प्रतियोगिता बंद करवा दिया। तो जहां भूल गए वहां पे साइन लगा दें और लास्ट में वो पंक्ति लिखते हैं तो वो वहां पढ़ ली जाएगी। 15वां पुनरुक्त सूचक चिन्ह, ये कब लगाते हैं? अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि हम कोई वाक्य लिख जाते हैं या मैथ्स में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं। इसका मतलब जो ऊपर शब्द है वही सेम हमारा नीचे है, रिपीट किया गया है। ये बनाते कब है? जब कोई सूची बना रहे हो, सारणी सूची बनती है, तब ज़्यादातर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा दिया जाता है, ऊपर वाला ही नीचे। जैसे एक सूची बनाई, नाम आटा दाल, सामग्री का नाम लिख दिया कि आटा दाल चीनी, मात्रा 5 किलो ये भी है, 5 किलो ये भी, 5 तो बार बार 5 किलो न लिख के ऊपर वाला ही लगा दिया। इसको कहते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। रेखांकन, अक्सर हम लोग एग्जाम में जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, जो भी महत्वपूर्ण बात होती है उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, इसे हम रेखांकन कहते हैं। जैसे गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, सत्य और अहिंसा को अंडरलाइन कर दिया। ये महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करना हो गया। 17वें नंबर पर आ गए विस्तार चिन्ह या लोप चिन्ह। कभी कभी क्या होता है, जब कविताएं पढ़ रहे होते हैं तो 4-5 लाइन के बाद या कुछ समय बाद एक एक पंक्ति जो होती है वो रिपीट कर देते हैं उसको। तो जब रिपीट कर लेते हैं तो बार बार रिपीट वाली पंक्ति को पूरा पूरा ना लिखकर उसके 2 शब्द लिख करके क्या करते हैं, डॉट 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 कर देते हैं। कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, फिर बीच में कविता की कुछ लाइन आएगी, फिर वो पंक्ति रिपीट हो रही है तो रिपीट होने वाली पंक्ति में क्या कर देंगे, डॉट डॉट डॉट, यानी कि सेम ही बात आगे विस्तार में कही गई है, ये उसी का विस्तार है। एक तो इस तरीके से लगा सकते हैं। दूसरा, जब उपन्यास वगैरह कहानी वगैरह लिख रहे होते हैं तो सस्पेंस क्रिएट करने के लिए अक्सर लेखक ये अधूरी बात लिखकर डॉट डॉट कर देते हैं। तो जहाँ अधूरी बात छूट जाए, कोई सस्पेंस बनाना हो, वहाँ भी हम इसका प्रयोग करते हैं। रिपीट हो रही हो कविता की पंक्तियाँ तो हम ये डॉट डॉट चिन्ह लगा सकते हैं, इसे आगे का विस्तार कहते हैं। जब कोई पैराग्राफ आता है तो हम लोग उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या जब लिखते हैं ना तो क्या करते हैं, आगे के 2 शब्द पीछे के 2 शब्द और डॉट डॉट डॉट, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी बात का विस्तार, हम इसका अर्थ लिखने वाले हैं। तो सस्पेंस में विस्तार रिपीट कर रहे हैं जब लाइंस, तब हम इन चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं। उपविराम, उपविराम को भी हम संवाद या डायलॉग लिखते समय प्रयोग करते हैं, निर्देशक चिन्ह का भी करते हैं और ये उपविराम का भी प्रयोग कर लेते हैं। ये उपविराम हो गया। राम, राम का डायलॉग, मोहन तुम मेरे साथ स्कूल चलोगे, लगा दिया। संवाद के समय डायलॉग जिसने बोला उसके बाद मोहन का डायलॉग आया, यहाँ पर 2 डॉट लगा दिया। इसकी जगह पर ये निर्देशक चिन्ह भी प्रयुक्त हो जाता है। आशा है बच्चों आप लोगों को अच्छे से विराम चिन्ह समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक यू।